Collegium system is alien to the Indian Constitution. The unprecedented confrontation between the government and the judiciary. I don't know why everything has to go to court. Public posting from judicial platforms, ये ठीक नहीं है. This system is not transparent, opacity is there, and also there is no accountability. The Supreme Court has slammed Union Law Minister Kiren Rijiju for attacking the collegium system of appointing judges. यदि अगर संसद के बनाए हुए कानून कोई भी संस्था अमान्य करती है तो ठीक नहीं होगा प्रजातंत्र के लिए. इंडियन जुडिशरी का एक ऐसा सिस्टम जिसका जिक्र ना तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है, ना तो इसको लेकर कोई ठोस कानून बनाया गया है. फिर भी हमारे कानून के लंबे लंबे हाथों को संभालने वाला, तारीख पे तारीख देने वाला, हमारे डेमोक्रेसी को कम से कम चेक एंड बैलेंस करने की कोशिश करने वाला आखिर ये सिस्टम है क्या, और क्यों पिछले कुछ महीनों से इसी सिस्टम को लेकर सुप्रीम कोर्ट और गवर्नमेंट के बीच में घमासान है, तू मैं चल रही है. पहले सुनने में यह बात कोई बड़ी ना लगे, लेकिन इसी बात पर हमारी डेमोक्रेसी का फ्यूचर टिका हुआ है. हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस के अपॉइंटमेंट और ट्रांसफर को लेकर जो सिस्टम है, वही सिस्टम जो हमारे देश की जुडिशरी को इंडिपेंडेंट रखता है, वही सिस्टम जो इंडिपेंडेंट जजेस को चूज करने में मदद करता है, जिस सिस्टम को खूब कोसा भी जाता है, अनडेमोक्रेटिक भी कहा जाता है, जिसे सरकार बदलना भी चाहती है. इन शॉर्ट में बात कर रहा हूं अबाउट द कंट्रोवर्शियल कॉलेजियम सिस्टम के बारे में. अरे यार, एडिटर कितनी बार कहा है यार, इंटर्न टाइप काम मत किया करो. बात यहां हो रही है कॉलेजियम सिस्टम के बारे में, कलोसियम के बारे में नहीं. बदलो उसको. हाँ, तो मैं ये कह रहा हूं कि कॉलेजियम सिस्टम आखिर सरकार के लिए गले में हड्डी ऑफ लेट क्यों ज्यादा बन गई है, और यहां तक कि लॉ मिनिस्टर सुप्रीम कोर्ट को खरी खोटी सुना रहे हैं पब्लिक में, और सरकार कॉलेजियम सिस्टम को हटा के एनजेएसी यानी नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन क्यों लागू करना चाहती है. और फाइनली क्या ऑपोजिशन, मीडिया, एग्जीक्यूटिव पर फुल कंट्रोल करने के बाद एक जुडिशियल कैप्चर की तैयारी हो रही है, जैसा कि कांग्रेस कह रही है. और अगर ऐसा होता है तो हमारी डेमोक्रेसी का अब क्या होने वाला है. नेता टाइप आधा काम मत करो, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकॉन भी दबाओ. गौर से देखा जाए तो ये जुडिशरी ही है जो हमारी डेमोक्रेसी का सबसे अहम हिस्सा है, सबसे अखंड स्तंभ है. आइए हमारे डेमोक्रेसी के 3 बड़े स्तंभों के बारे में देख लेते हैं जल्दी से. अब फोर्थ पिलर कहां है ये मत पूछना, वो डेमोक्रेसी के लिए नहीं खड़ा होता है, वो किसी और के लिए खड़ा होता है. हाँ, तो सपोज कीजिए कि एक ट्राइंगल है. हाँ, उस पे सबसे ऊपर वाले एज पर हम लगाते हैं जुडिशरी, क्योंकि ये एक इंडिपेंडेंट विंग है, इस पर किसी प्रकार का प्रेशर नहीं होता है, नहीं होना चाहिए. दोनों तरफ के एजेस पर है एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव. अब जुडिशरी को इन दोनों के ऊपर रखने का भी एक रीजन है, क्योंकि अगर ये एक या दोनों स्तंभ किसी भी तरीके से फंक्शन नहीं कर रहे हैं, गड़बड़ कर रहे हैं, अपनी सीमाएं एक्सीड कर रहे हैं, तो उन्हें बैलेंस कौन करेगा. सिंपल भाषा में समझते हैं कि सोच लीजिए कोई है जिसका चच्चा विधायक है, और वो आदमी आकर आप पर कोई फेक केस कर देता है, तो आपको फिर बचाएगा कौन. खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय. विपक्ष तो नहीं बचाएगा. अरे जज साहब ही है ना जो आपको बेल देंगे. तो यानी कि कोर्ट ही है जो आकर इस मामले को देखेगा, हो सकता है आपको बचाएगा, और यहां तक हो सकता है कि चचा के भतीजे को जेल में डाल दे. फिर चाहे चचा विधायक हो या मामा मुख्यमंत्री हो, लॉ का पालन तो करना पड़ेगा. वैसे मामा जी भी अजीब फकीरी है, हेलीकॉप्टर में हल. लेकिन कुछ लोगों का यह मानना है कि आज के डेट में सारी पावर्स तो चुपचाप जुडिशरी को मिल रही है, और यह संविधान के खिलाफ हो रहा है जो काम हो रहा है. लेकिन जुडिशरी की इंडिपेंडेंस भी बहुत महत्वपूर्ण है, खासकर कि जब ऑपोजिशन कोमा में है और मीडिया गोदी में बैठी हुई है. जुडिशियल इंडिपेंडेंस को लेकर वैसे दशकों से डिबेट तो चलती आई है, खासकर कि देश के पहले इमरजेंसी के बाद, जब इंदिरा गांधी ने डेमोक्रेसी को फांसी लगा दी और सुप्रीम कोर्ट बस देखती ही रह गई. हर संविधान में कुछ खामियां होती हैं, कुछ कमियां होती हैं, इसे आप लकूना भी कह सकते हैं, और समय समय पर इन्हें सुधारा भी जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के द्वारा या फिर नए लॉज के द्वारा. हमारे संविधान का आर्टिकल 124 जो कि सुप्रीम कोर्ट जजेस की अपॉइंटमेंट की बात करता है, वो ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट का जो जज होगा, ही वुड बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस.
अब कंसल्टेशन शब्द ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अगर मैं कहूं कि सारी फसाद की जड़ ये कंसल्टेशन शब्द है तो मैं गलत नहीं होऊंगा, क्योंकि इसी शब्द की इंटरप्रिटेशन से सारा गोलमाल हुआ है। क्योंकि अगर प्रेसिडेंट यानी सरकार वो चाहे तो सुप्रीम कोर्ट जजेस की ओपिनियन को नजरअंदाज कर दे। इसी बात को क्लियर करने के लिए 3 इंपॉर्टेंट जजमेंट्स 3 अलग अलग टाइम पर 3 सुप्रीम कोर्ट अलग अलग बेंचेस ने दिए हैं, जिसको कहा जाता है फर्स्ट जजेस केस 1981, सेकंड जजेस केस 1993 और थर्ड जजेस केस 1998 इन्हें कहा जाता है। अब पीयूष जी का आदर करते हुए वी विल नॉट गेट इनटू द मैथ्स, मेरा मतलब है कि वी विल नॉट गेट इनटू द डिटेल्स ऑफ दिस केसेस। बस इतना समझ लीजिए कि इन केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने यह पाया कि कंसल्टेशन का मतलब होता है कंकरेंस, मतलब सुप्रीम कोर्ट का ओपिनियन ऑन जजेस अपॉइंटमेंट बाइंडिंग होता है प्रेसिडेंट पर, माने सरकार पर। सरकार को मंजूरी देना अनिवार्य होता है और इस इंटरप्रिटेशन से ही इजाद होता है कलीजियम सिस्टम का। अब लेकिन ऐसा क्या हो रहा है? नहीं, ऐसा नहीं हो रहा है, लेकिन उसको समझने से पहले कलीजियम के स्ट्रक्चर और फंक्शनिंग को समझना जरूरी है, तभी तो समझ में आएगा कि सरकार इतना हेट स्टोरी क्यों करती है इस कलीजियम को, इसको हटाना क्यों चाहती है। कलीजियम में स्टैंडर्ड मान लीजिए 5 मेंबर्स होते हैं, जिसमें एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है, बाकी के 4 सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं, और यही सारे मेंबर्स मिलकर सुप्रीम कोर्ट में किसी भी जज के अपॉइंटमेंट या ट्रांसफर का डिसीजन लेते हैं। इतना सिंपल नहीं होता है, एक लंबा प्रोसेस होता है। पहले एक रिकमेंडेशन होता है, फिर रिव्यू होता है, फिर डिटेल्ड वेटिंग होती है एक एक कैंडिडेट की। इस लंबे प्रोसेस के बाद, सोच समझ के बाद, हमारे जो टॉप जजेस हैं लॉ मिनिस्टर को कुछ नाम भेजते हैं। लॉ मिनिस्ट्री फिर इसे प्रधानमंत्री के पास भेजती है मंजूरी के लिए, और फिर प्रेसिडेंट इन पर हस्ताक्षर करते हैं। अगर गवर्नमेंट इस प्रपोजल माने इन नामों से अग्री नहीं करती है, सहमति नहीं देती है, तो सिर्फ वो एक बार अपना ऑब्जेक्शन या डिसएग्रीमेंट रेज कर सकती है और वापस नाम भेज सकती है सुप्रीम कोर्ट के पास। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा यही नाम गवर्नमेंट के पास फिर से भेज दिया, तो गवर्नमेंट को इन्हें एक्सेप्ट करना पड़ता है, इन्हें अप्रूव करना पड़ता है। किंतु परंतु यही तो सारा मामला आज फंसा हुआ है आज के डेट में। एक्चुअली कलीजियम और गवर्नमेंट के इसी मामले में रीसेंट डेवलपमेंट यह हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने 18 जजेस की अपॉइंटमेंट के लिए गवर्नमेंट को प्रपोजल भेजा, काफी सोच समझकर, वेट करके, और इसको 31 जनवरी को गवर्नमेंट ने वापस कर दिया। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ, बल्कि ऐसा काफी टाइम और काफी बार ऑफ लेट तो हो रहा है। अलग अलग लेवल पर गवर्नमेंट और सुप्रीम कोर्ट कलीजियम के बीच में यह आनातानी चल रही है, और ऐसे बहुत नाम हैं जो बस पेंडिंग पर ही पड़े हुए हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि सरकार उन नामों को नियुक्त नहीं करना चाहती है जो जजेस थोड़ा ज्यादा सवाल पूछ लेते हैं, हमारी तरह क्वेश्चन एवरीथिंग कर लेते हैं, या फिर आगे जाकर प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन उधर सरकार का कहना है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, हम तो सुप्रीम कोर्ट के कलीजियम की ट्रांसपेरेंसी को लेकर सवाल उठा रहे हैं, हम खुद ही चिंतित हैं, और वो ये जो जबरदस्ती है ना जो कोर्ट उनके साथ करना चाहती है, उसे बर्दाश्त नहीं करना चाहते हैं। इतना ही नहीं, हमारे देश के लॉ मिनिस्टर किरण रिजिजू ने एक कॉन्क्लेव में यहां तक कह दिया कि ये जो कलीजियम सिस्टम है ये ओपेक है, ये अकाउंटेबल ही नहीं है। माने अरे जनता को जवाबदेही होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये यहां तो कोई जवाबदेही है ही नहीं। हालांकि इन सभी स्टेटमेंट्स के चलते उनकी काफी आलोचना तो हुई है। लोगों ने यह भी कहा कि एक लॉ मिनिस्टर को इस तरीके से जुडिशियल सिस्टम और टॉप जजेस पर सवाल नहीं उठाने चाहिए थे। और इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकार को इस मुद्दे पर खरी खोटी सुना दी। नवंबर के महीने में, पिछले नवंबर में सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट एसोसिएशन बेंगलुरु की तरफ से लगाई गई एक कंटेम्प्ट पिटीशन की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के अटॉर्नी जनरल से यह कहा कि हमने तो कई मीडिया रिपोर्ट्स को इग्नोर किया, पर जुडिशरी के बारे में ऐसी कमेंट, वो भी एक ऊंचे पद पर बैठे व्यक्ति से आई है, हमें इसके बारे में और क्या कहना है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिसंबर में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एस.के. कौल ने यह कहा कि भाई पार्लियामेंट फ्री है, बना दो कोई और नियम कानून, पर इस समय तो कलीजियम ही कानून है। मैंने जैसे निर्मला ताई जी ने कहा था, इट इज द कानून, तो लॉ ऑफ द लैंड का तो पालन आपको करना चाहिए, और मिनिस्टर थोड़ा अपना थोड़ा सा कानून का भी पालन कर ले, ऐसे बयानबाजी मत करे। इस मामले ने फिर से ज्यादा सुर्खियां तब बटोरी जब दिसंबर में पार्लियामेंट के विंटर सेशन के पहले दिन राज्यसभा के न्यूली अपॉइंटेड चेयरपर्सन और वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ ने यह कह दिया अपने स्पीच में कि जजेस की अपॉइंटमेंट को लेकर जुडिशरी को लक्ष्मण रेखा, जी हां, लक्ष्मण रेखा तक याद दिला दी कि सभी को अपनी लक्ष्मण रेखा का ख्याल होना चाहिए।
इतना ही नहीं, वाइस प्रेसिडेंट साहब ने अपनी स्पीच में एनजेएसी यानी नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन का जिक्र भी किया और कहा कि एनजेएसी को जो रिपील किया गया था वो पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी के खिलाफ था, यानी पार्लियामेंट के प्राथमिकता को ठुकराने जैसा था। सरकार को कॉलेजियम से प्यार तो नहीं है, यह बात तो अभी तक आपको साफ हो गई हो। और बात ट्रांसपेरेंसी की हो या बात यह है कि जजेस की नियुक्ति में उनका कुछ खास रोल नहीं है, उनका कुछ खास से नहीं है, यह बात असली वजह क्या है ये आप खुद ही समझ लीजिए, समझदार के लिए इशारा काफी है। लेकिन ये एनजेएसी से इतना लगाव क्यों है? एनजेएसी को मोदी सरकार कॉलेजियम सिस्टम का एक ऑल्टरनेटिव मानती है, बल्कि मोदी गवर्नमेंट इस बिल को लाने के लिए कितना डेस्परेट है इस बात का अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि 2014 में जब पहली बार मोदी सरकार पावर में आई, ठीक उसी साल के अगस्त के महीने में एनजेएसी को पास करवाने के लिए 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया और दोनों हाउसेज में यानी लोकसभा में, राज्यसभा में यह बिल पारित भी हो गया था। पर अक्टूबर 2015 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इस बिल को कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ बताकर इसे रिजेक्ट कर दिया। तो इस तरीके से एनजेएसी यानी नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन बिल ठंडे बस्ते पर चले गया। पर आज भी सेंट्रल गवर्नमेंट, मोदी सरकार और उनके मिनिस्टर्स हर बार इस एनजेएसी का जिक्र करते रहते हैं। क्यों? क्या है ये एनजेएसी और क्या ये एक कॉलेजियम सिस्टम को और ज्यादा ट्रांसपेरेंट बना देता है? क्या ये एक बेहतर सिस्टम है? चलो आप ही डिसाइड कर लो। साल 2000 में अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट के टाइम में कॉलेजियम सिस्टम को ऑब्जर्व करने के लिए, उसे बेहतर बनाने के लिए जस्टिस एमएन वेंकटचलैया कमीशन बनाया गया और इसी कमीशन ने पहली बार एनजेएसी के बारे में एक सुझाव दिया था। एनजेएसी भी कॉलेजियम सिस्टम की तरह ही है, जजेस की एक कमिटी होती है, बट अलग है इसमें, इट्स डिफरेंट, क्योंकि इसमें हमारे लॉ मिनिस्टर भी शामिल होंगे और सिविल सोसाइटी एक्सपर्ट भी जुड़ जाते हैं। अब बताइए, सारा ऑब्जेक्शन बस इसी बात पर टिका हुआ है। नजर डालते हैं एनजेएसी के स्ट्रक्चर के बारे में, तब आपको समझ में आएगा कि यह भी एक मास्टर स्ट्रोक ही होने वाला था। एनजेएसी में 3 सीनियर जजेस मेंबर्स होते हैं, इंक्लूडिंग द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। यहां तक बात समझ में आती है। एक लॉ मिनिस्टर होता है, चलो यहां तक बात भी समझ में आई। फिर 2 सिविल सोसाइटी एक्सपर्ट्स होते हैं जो मिलकर 6 मेंबर का यह पैनल बनाते हैं। अब इसमें सुप्रीम कोर्ट को सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन यह था कि यह पूरा सिस्टम ही इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ चला जाता है। क्यों? क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यह कहता है कि हमारे जो सिस्टम है, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियल, लेजिस्लेटिव, उसमें सेपरेशन ऑफ पावर्स होगा और जुडिशरी की इंडिपेंडेंस को प्राथमिकता दी गई है। अरे तभी तो फिर डेमोक्रेसी मेंटेन रहेगा ना। अब सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब यह है कि जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के बीच में चेक एंड बैलेंस रहेगा, तो एक दूसरे का पावर ये शेयर नहीं कर सकते हैं। और इंडिपेंडेंस की बात, अरे कोर्ट की फंक्शनिंग में कोई प्रेशर नहीं हो सकता है, कोई प्रेशर इनडायरेक्टली या डायरेक्टली नहीं लगा सकता है। अरे यार, एनीवे, इस हिसाब से अगर हम एनजेएसी की बात करें तो यहां लॉ मिनिस्टर डायरेक्टली इन्वॉल्व है और साथ में 2 एडिशनल सिविल सोसाइटी एक्सपर्ट्स हैं जिनका सिलेक्शन भी पार्लियामेंट के मेंबर्स ही करेंगे। तो यहां सेपरेशन ऑफ पावर वाली पूरी बात ऑफ हो जाती है। दूसरी बात यह है कि सिस्टम में भी कॉलेजियम सिस्टम की तरह ही एक प्रोविजन है जो कि बहुत ही गड़बड़ वाला है। अगर 6 मेंबर से दो भी किसी जजेस के अपॉइंटमेंट के लिए ना कर देती है, वीटो कर देती है, अपॉइंटमेंट कैंसिल, खत्म, टाटा, गुड बाय, तो किसी इंडिपेंडेंट सवाल पूछने वाले जस्टिस का, जज का, उसकी नियुक्ति तो हो ही नहीं सकती है। अरे यार, पार्लियामेंट में बहुमत वाली सरकार का एक मंत्री पहले ही पैनल में है, उसके बाद 2 ऐसे मेंबर्स हैं जिस पर दबाव नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि दबाव बनाया जाएगा, मैं ये कह रहा हूं कि 2 ऐसे एक्सपर्ट्स हैं जिन पर दबाव बनाया जा सकता है, चाहे आज की सरकार बनाए, कल की सरकार बनाए, बट ये पॉसिबल है। अरे क्या करना है, 2 बार सर्वे करा दो, बन जाएगा प्रेशर अपने आप ही। खैर, ये तो हुआ कॉलेजियम वर्सेस एनजेएसी का पूरा मामला। एनजेएसी को रिजेक्ट करने के अच्छे कारण थे, लेकिन ऐसा नहीं है कि कॉलेजियम भी परफेक्ट है, दूध से धुला हुआ है। कॉलेजियम सिस्टम का सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म तो है नेपोटिज्म को लेकर। वहां बॉलीवुड में स्टार्स अपने बच्चों को लॉन्च करते हैं और यहां पापा जज अपने बेटे जज को लॉन्च करता है कॉलेजियम सिस्टम के थ्रू। ये बार-बार ये आरोप लगा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस रंगनाथ पांडे ने प्रधानमंत्री मोदी को एक लेटर लिखकर कॉलेजियम सिस्टम को नेपोटिज्म और कास्टिज्म का आरोप लगाया, ये लिखित में है। इसके अलावा एक और रिटायर्ड जस्टिस कृष्ण अय्यर ने इस सिस्टम को संविधान और कॉन्स्टिट्यूशन के साथ एक धोखा तक बता दिया है। तो इसको लेकर काफी डिबेट है। धोखा कॉलेजियम सिस्टम ज्यादा कर रहा है या फिर एनजेएसी ज्यादा करता, ये आप समझ लीजिए।
लेकिन दुख की बात यह है कि संविधान और देश के लोगों के साथ धोखा अब भी हो रहा है, कलीजियम सिस्टम के चलते भी हो रहा है। देखिए, आपदा में अफसर तो सरकार को ढूंढना अच्छी तरीके से आता है, तो एनजेएसी पास हुआ या ना हुआ कोई बात नहीं, कलीजियम सिस्टम के साथ भी खिलवाड़ कर लेते हैं। सालों से अब धीरे धीरे कोर्ट की प्राइमेसी को मोदी सरकार चैलेंज करते आई है, क्योंकि जजेस की नियुक्ति को लेकर कोई टाइम फ्रेम डिसाइडेड नहीं था। तो सरकार क्या करती है? सिंपल सॉल्यूशन है, सुझाव जो पसंद नहीं आती है उस पर बैठ जाती है, कोई फैसला ही नहीं लेती है। अमितेश बैनर्जी का केस ले लो, जो जस्टिस यूसी बैनर्जी का लड़का है, अपॉइंटमेंट ही नहीं किया उसका। अब कह लीजिए इत्तेफाक है, लेकिन जस्टिस यूसी बैनर्जी वही फेमस जज थे जिन्होंने गोधरा कांड को एक्सीडेंट पाया था, ना कि कोई डिटेल्ड कंस्पिरेसी। उधर एडवोकेट जॉन सत्यम की अपॉइंटमेंट मद्रास हाई कोर्ट एज अ जज, उसको स्टॉल कर दिया, बार बार रिकमेंडेशन आने के बाद भी स्टॉल कर दिया। लेकिन कंट्रोवर्शियल जस्टिस विक्टोरिया गौड़ी को जल्दी से अप्रूवल मिल गई जज बनने के लिए। तो कोर्ट के बार बार नाम रिकमेंड करने के बाद भी सरकार ने मंजूरी नहीं दी, एक तरफ से कोर्ट की खिल्ली उड़ाई। अब फैसला कोर्ट को करना है कि क्या सरकार को फुल रिमोट कंट्रोल दे देना है, या जजेस की अपॉइंटमेंट, उनकी नियुक्ति के लिए कोई टाइम फ्रेम अनाउंस कर देना है कि भाई इतने टाइम पे यस या नो बोलना होगा। क्योंकि जिस रेट पर हम चल रहे हैं, सरकार के चुने ही लोग अब जस्टिस बन पाएंगे, और चेक एंड बैलेंस, जुडिशियल इंडिपेंडेंस, जिसकी नींव पर हमारी डेमोक्रेटिक सिस्टम बनी हुई है, वो कमजोर होकर टूट जाएगी। आपको क्या लगता है कि क्या हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और जजेस के अपॉइंटमेंट में सरकार का कोई सुपीरियर रोल, कंट्रोलिंग रोल होना चाहिए, या कम से कम जुडिशरी को तो इंडिपेंडेंट रखना चाहिए? लिखिए अपना कमेंट सेक्शन पे लिखिए, मैं भी जानना चाहूंगा कि आप क्या सोचते हो। और ऐसे अगर एपिसोड्स आपको पसंद आते हैं और हमारा काम पसंद आता है तो जरूर एक पेट्रियन मेंबर बनिए और हमें सपोर्ट करिए। सब्सक्राइब तो करना ही है, जरूरी है, लेकिन थैंक्स टू आवर अल्टीमेट देशभक्त, जिनकी वजह से हम ऐसा बना सकते हैं, ऐसे एपिसोड्स बना सकते हैं। तो एक मेंबर बनकर आप हमारा डिस्कॉर्ड चैनल भी अनलॉक कर सकते हैं और एक्सक्लूसिव कंटेंट भी एक्सेस कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और आशा करता हूं कि ऐसे एपिसोड्स और भी बनाएंगे, लेकिन इस एपिसोड को आपको जरूर लाइक करना होगा और शेयर भी करना होगा। नेता टाइप आधा काम मत करो, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकॉन भी दबाओ।